नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज का विमोचन किया। इसके साथ ही लोकपथ मोबाइल ऐप 2.0 लॉन्च किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग जनता के कल्याण को दिशा देने वाला विभाग है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को पहले केवल नारियल फोड़ने और फीता काटने के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब विभाग विकास और नवाचार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का काम जनता के कल्याण की सुविधाओं को साकार करना है। सरल शब्दों में कहे तो ये विभाग समाज को जोड़ने का कार्य करता है। भगवान राम के जीवन में भी अनेक लोग ऐसे जुड़े जिनकी क्षमता से असंभव कार्य भी संभव हुए। समुद्र पर सेतु निर्माण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज भी आधुनिक तकनीक से समुद्र पर पुल बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर यादव ने पुष्पक विमान का उल्लेख करते हुए कहा कि राम वनवास के बाद समय सीमा में अयोध्या पहुंचे। ये उस समय की अद्भुत निर्माण क्षमता को दर्शाता है। निर्माण केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का भी माध्यम होता है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये विभाग पंचतत्व से बने निर्माण और लोक कल्याण की भावना को जोड़ते हुए प्रदेश को नई दिशा दे रहा है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में लोकपथ मोबाइल ऐप के उन्नत संस्करण लोकपथ 2.0 का लोकार्पण हुआ है। ये ऐप सड़क रखरखाव की निगरानी, नागरिक शिकायतों की त्वरित निवारण, रूट प्लानिंग, ब्लैक स्पॉट अलर्ट, आपातकालीन SOS सुविधा और सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जैसी सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को एक समग्र उपयोगकर्ता अनुकूल और आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। जिनने शासन के सत्ता के सूत्र की सफलता के साथ भी कितने विविध क्षेत्रों में सोचते सोचते हमारे देश के लिए प्रत्येक पल प्रत्येक मिनट भारत की आत्मा, भारत के क्षमता, योग्यता, योगदान इसको बढ़ाने में लगे हुए राजनेता तो है, लेकिन सच में वो सन्यासी भाव से माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, किस मौके को छोड़ते हैं। अब हम तो कभी काम ही उनके पहले किसी में भी यद्यपि प्रारंभ से प्राधिकरण अध्यक्ष रहा, उसके बाद टूरिज्म में रहा, शिक्षा मंत्री रहा, लेकिन वो दौर अगर अपन 13-14 का पहले छोड़ दें तो पीडब्ल्यूडी विभाग उसके निर्माण कार्य कहीं नारियल फोड़ने के लिए या फीता काटने के लिए, उसमें दुर्भाग्य के साथ बोलना ये पड़ता था कि जब भी किसी विभाग को कुछ अपशब्द बोलना तो बड़े मन में कष्ट होता था कि उनको और कोई विभाग मिले नहीं मिले, किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी तेवर दिखाना पड़े, तीखापन दिखाना पड़े, तो 2 विभाग 3 विभाग में से एक वो पीडब्ल्यूडी को याद कर लेता था। मेरे को भी बड़ा कष्ट होता था। एक ऐसा विभाग जो नवाचार के लिए जाना जाता है, जिससे सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए हम जनता के कल्याण के लिए कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन पता नहीं विभाग के साथ कौन सा ग्रह नक्षत्र, कभी कभी इसका भी असर रहता है। भगवान जाने क्या होता है। इतना अच्छा काम करने वाला विभाग, सड़क बनाना हो तो विभाग को याद करो, बिल्डिंग बनाना तो विभाग को याद करो। इसको सरल शब्दों में कहा जाए कि मैं भगवान राम से जोड़ता हूं। अभी मैं विक्रांत जी से एक प्रसंग पूछ रहा था। भगवान राम के वनवास में भी कितने प्रकार के अंदर अंदर सुंदर सुंदर और अलग अलग क्षमता वाले लोग उनको मिलते आए, जुलते गए और रामायण के माध्यम से दुनिया ने परिचय किया। केवल ये घटना याद करो कि आप समुद्र के ऊपर पुल बनाने की बात आज भी बंबई में बन गया और दुनिया में बना तो बड़ा आश्चर्य, लेकिन लाखों साल पहले समुद्र पे पुल बनाने वाले
ये सुग्रीव के राज्य के छोटे छोटे वानर बंधु भी हो सकते हैं, जो नल और नील के नाते से। कभी भगवान राम का वनवास का घटनाक्रम कभी कोई कारण से इतिहास है, कभी नहीं होता, तो ये इस टेक्निक को सामने लाते कभी क्या कि ब्रिज समुद्र पे बन सकता है। और ये भी कई घटना है। एक और प्रसंग है, वनवास काल के बाद जब वो अपने रावण पे विजय करने के बाद भगवान राम को समय सीमा के अंदर अयोध्या आना था, और अयोध्या आने के लिए पुष्पक विमान, अब वो पुष्पक विमान की भी गति तो आज तक भी अभी मन की गति तो नहीं पकड़ पाए आधुनिक समय के वैज्ञानिक भी। एक बड़ा टारगेट है, लेकिन एक और टारगेट उसमें और है। उसमें विमान की रचना की अंदर की क्षमता कैसी थी, तो आप अंदाज लगा लो कि विमान अगर अयोध्या आ रहा है तो राम जी के साथ कौन आना किसका मन नहीं करेगा, और सब आएंगे तो फिर विमान का क्या होगा। ये प्रश्न तो आए होगा कि ऐसी महाविजय के बाद अगर भगवान राम का राज्याभिषेक होगा तो कौन अपने आप को उससे वंचित रहना चाहेगा, और वंचित नहीं होगा तो राज्याभिषेक रुकने वाला भी नहीं। तो भगवान राम के लिए तो सभी सुयोग्य होना चाहिए। तो पुष्पक विमान उसके बारे में कहा जाता कि मन की गति से तो वो उड़ता ही है, लेकिन एक और टेक्नोलॉजी थी। वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि उसकी साइज कम ज्यादा हो सकती थी। जितने बैठना हो वो सब आ जाओ, और उसके बाद भी एक सीट खाली रह जाती। जितने बैठना है, ऐसा विमान तो अभी बना नहीं होगा। मान लो 100 आए तो फिर एक और छूट गया, 1000 बैठ जाए तो फिर एक छूट गया। अब ये जिनने बनाया, ऐसे विश्वकर्मा जी के लिए कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने जब बनाया था तो उनको लगा कि मैंने ये सबसे बड़ा काम कर दिया। उनको बड़ा थोड़ा इस बात में काम करने का, हो सकता है कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, उनको थोड़ा इस बात को अपने को जरा विशेष मानने का एक भाव पैदा हो गया, जो विकार भाव मान सकते हैं, विकृति मान सकते हैं। कि मुखिया का कोई विभाग इतना अपने अच्छे ढंग से कि हम अपने काम को करते करते अपने समय का सदुपयोग करें, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, हमारे काम के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ, हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही है। मैंने तो अभी हमारा भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय में, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जोड़ते हैं कि क्षेत्र अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, जो हम सबको मालूम है 5 महाभूतों से बना हुआ है, और क्षेत्रज्ञ हमारी ये 10 इंद्रियां, अहंकार, रूप, रस, गंध और ये तमाम प्रकार के ये जो क्षेत्रज्ञ की सीमाएं हैं, तो ये उससे उनने कल्पना की है। तो हमारा इसके साथ आत्मा के शरीर के साथ जोड़ने का संबंध के बारे में भगवान कृष्ण उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। अब मैंने उसको थोड़ा सा आपके संदर्भ में बदलना चाहा। हमने कहा ये लोक निर्माण में भी दोनों बातें आ गई है। हमने कहा लोक निर्माण में कैसे आए, विक्रांत जी से मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा लोक मतलब क्षेत्रज्ञ और निर्माण मतलब पंचतत्व। तो ये जो भूतल पे आप निर्माण करते हो, आपकी आत्मा से करोगे, परमात्मा से आगे तक आपको क्षमता देगा। इस भावना के आधार पर सच में लोक मतलब जनता, निर्माण मतलब हमारा अपना मूल करने का काम। आपका कोई भी निर्माण जनता को लाभ पहुंचाने वाला तो है ही है, और जनता को लाभ पहुंचेगा, जनता आत्मा से दुआ देगी, आत्मा से दुआ परमात्मा अपने आप आशीर्वाद बरसाएगा। ये तो तरीका हो गया, इससे अच्छा कौन सा संदर्भ है। ऐसे में हम सब मान के चलते हैं कि भगवान हम सबको और क्षमता दे, योग्यता दे। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सकारात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 2 साल से भी कम समय में विभाग ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं और बहुत तेज गति से काम किया। ये और गति से काम करते जाए, इसलिए इस प्रकार के सभी कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है।
प्रशिक्षण कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण शिक्षण तो जीवन में हमको स्कूल कॉलेज में मिलता है, लेकिन प्रशिक्षण जीवन भर चलना चाहिए। मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम केवल किसी कार्यक्रम के लिए यहां पर एकत्रित नहीं हुए, बल्कि एक नई कार्य संस्कृति, नई तकनीक और एक संकल्प के साथ आने वाले कल के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हम सभी यहां एकत्रित हैं। और इसमें मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मिशन कर्मयोगी के माध्यम से देश को एक नई दिशा दी है और उनका स्पष्ट मानना है कि किसी भी सरकारी तंत्र की असली ताकत ईंट और पत्थर नहीं होते, बल्कि उसको चलाने वाला मानव संसाधन होता है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति कि इसी संकल्प को मध्य प्रदेश की धरती पर वे आगे बढ़ा रहे हैं और जिनका ये निर्देश है कि लोक निर्माण विभाग केवल सड़कें और भवन मात्र ना बनाए, बल्कि इनको बनाने के साथ लोक कल्याण की भावना को भी प्रशस्त करे। और उसी दिशा में ये विभाग तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है और इसी कारण से हम कुछ नया सोच पाए हैं। आमतौर पर विभाग को केवल इमारतों और सड़कों के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुरई पहुंचे, जहां रोड शो किया। रोड शो में पूर्व मंत्री विधायक गोपाल भार्गव, जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, सागर विधायक शैलेंद्र जैन सहित कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद एक विशेष रथ में सवार होकर रोड शो के लिए सीएम निकले। रोड शो पुराने जनपद चौराहा, परसा चौराहा, झंडा चौक, महाकाली मंदिर, डोहेला किला, पॉलिटेक्निक रोड होते हुए नवीन गल्ला मंडी के पास आम सभा स्थल पर पहुंचा। सीएम के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उस दौरान क्षेत्र को 312 करोड़ रुपए के 96 निर्माण कार्यों की सौगात दी, जिनमें लोकार्पण और भूमि पूजन शामिल है। पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने यहां पहुंचे हैं। इन कार्यों से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब हमारा ये संबंध बनता है तो भाजपा भी पीछे नहीं रहती है। विकास के लिए बुंदेलखंड को जो जो चाहिएगा वो हम सब लगातार देने वाले हैं, कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं। बुंदेलखंड की धरती पर व्यक्ति का कलेजा 56 इंच वाले की पार्टी जैसा है। अपने खून के ऊपर आ जाए, आन बान पे आ जाए तो बुंदेला दुनिया में अलग जाना जाता है। यह हमारा गौरवशाली अतीत इस बात को एहसास कराता है। लेकिन प्रकृति की मार में सरकारें आई और चली गई, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने बुंदेलों की वीरता की, गंभीरता की, धीरता की और दुर्भाग्य से उनकी अधीरता में भी समझने में गलती की है, तो उसका परिणाम चुनावों के माध्यम से आया। और जब अपनी बात आ रही है तो आपने कहा राहतगढ़, खुरई, खिमलासा से एमपी आईडीसी के माध्यम से 4 लेन का मार्ग और सुदृढ़ीकरण करना है। जरा ताली वाली बचा के बताओ, ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 500 करोड़ की लागत से ये रोड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। जब आपके यहां पर किसानों की बात हो रही और सिंचाई का रकबा बढ़ाना है, ऐसे में बीना नदी परियोजना के माध्यम से इसके लिए लगभग 429 करोड़ की ये योजना प्रक्रियाधीन है। इसमें 6000 हेक्टेयर पे सिंचाई होगी, 90,000 हेक्टेयर का निर्माण पूरा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। इस काम को भी तुरंत करते हुए किसानों के लिए इसका लाभ दिया जाएगा।
उल्दन बांध परियोजना, ये भी 2026 तक 80,000 हेक्टेयर के लिए मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक और बड़ी परियोजना के लिए। खुरई कृषि महाविद्यालय का भवन और आवश्यक बजट, ये दोनों के लिए 25 करोड़ रुपए चाहिए। छात्रावास के लिए चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। तो ये 25 करोड़ की राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन। और भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। और आपने कहा कि खुरई में कृषि यंत्र बहुत अच्छे बनते हैं। अब जब कृषि यंत्र बनते तो बच्चों को चलाने के लिए, उनको और नवीनीकरण के लिए आईटीआई की भी आवश्यकता होगी। आईटीआई की आवश्यकता है क्या आपके यहां? हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके हाथ में हुनर आए, इसलिए यहां पर नवीन आईटीआई भी खोला जाएगा। मुझे बताया गया है कि खुरई में आर्टिफिशियल रनिंग ट्रैक की भी आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल एथलेटिक ट्रैक की भी स्थापना हो सकती है। चाहिए क्या ये? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। मालथोन में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी चाहिए क्या युवाओं के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे कामों के लिए। हमारी सरकार आज जब यहां पर 312 करोड़ के अलग अलग काम दे रही है, इसमें भी हनोता में डैम का सौंदर्यीकरण, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 18 सामुदायिक भवन, 2 सांदीपनी विद्यालय, ताली वाली तो बजाते जाओ। कितने प्रकार के काम हो रहे हैं आप बताओ। यहां पर सब मिलाकर के 48 कार्यों में 147 करोड़ के आज ये कामों का यहां भूमि पूजन हुआ है। और लगभग 165 करोड़ के कामों के सब उल्लेख करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें खुरई का एसडीएम कार्यालय, तहसील का निर्माण, नवीन इंटेक वेल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 14 अमृत सरोवर और विभिन्न सड़कें, नाले, पाइपलाइन, हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरदिया, नोनागिर और ललोई में विभिन्न निर्माण कार्य, जगदीशपुरा की वाटर बॉडी। अरे कितनी सारी चीजें हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे क्षेत्र के लिए। कहां? रजवास में एक 132 केवीए का एक नया विद्युत सब स्टेशन की मांग है। देना चाहिए क्या? तो जोरदार अभिनंदन करो। मैं देने की घोषणा करता हूं। अब मैं तो आज के इस कार्यक्रम को देख के दंग हूं। पूरे आयोजन में ऐसा लग रहा कि सब भूल जाओ, यहीं रह जाओ, लेकिन जाना भी पड़ेगा। यहां से भोपाल, भोपाल से एक छोटा कार्यक्रम करते हुए दिल्ली, और दिल्ली से वापस रात को भोपाल आना है। तो ऐसे में हमारे सब काम चलते जाए और आपका इसमें आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। अपने स्थान पे खड़े हो जाए। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। और अपने इस आयोजन में हमारा और आपका साथ एक साथ बना रहे, ये बाबा महाकाल से कामना करता हूं। बोलिए महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। आज हमारे खुरई में जो ऐतिहासिक अभिनंदन और ऐतिहासिक स्वागत खुरई की जनता के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का किया गया है, इसके लिए मैं आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी स्वागत करता हूं। एक ऐतिहासिक 6 किलोमीटर का रोड शो, कई जगह नहीं, घरों पर, छतों पर, रोड पर
लाखों का जन सैलाब आज 4 घंटे से मुख्यमंत्री जी के स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री हम सबके मध्य उपस्थित है। मैं क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उनका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सबके मध्य हमारे मुख्यमंत्री आए हैं और जिस आत्मीयता के साथ आज खुरई की जनता ने उनका स्वागत किया है, ये खुरई का एक इतिहास बन गया। आप सब ने एक इतिहास खुरई का बनाया है। माननीय मोहन यादव जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। हम लगातार विकास में आगे बढ़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाया। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मोदी जी को 29 की 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश से जिताकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने हमारे मध्य प्रदेश की तरफ से दी।